वर डिस्कसिंग अबाउट रीजनल रूरल बैंक. So we already understand कि नरसिम्हा कमेटी के बाद 1975 में आरआरबी एक्ट के थ्रू इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. रीजनल रूरल बैंक को बेसिकली लाने का क्या रीजन था? बेसिकली जो आपके रूरल एरियाज थे वहां पर क्रेडिट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी. नो डाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, बट एक अरेंज्ड वे में और एक बोल सकते हैं लो इंटरेस्ट रेट में किस तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए किसको, रूरल पीपल को, इसको देखते हुए बेसिकली किसको लाया गया, आरआरबी को. ठीक है, रीजनल रूरल बैंक को. एंड रीजनल रूरल बैंक को बाद में किसके अंडर में कर दिया गया, नबार्ड के अंडर. मतलब नबार्ड जो है वो उसका एज ए एपेक्स बॉडी काम कर रहा था. ठीक है, काम करता है अभी भी. तो रीजनल रूरल बैंक जब स्टार्टिंग में आया तो उस समय 2 अक्टूबर 1975 में 5 आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया. 1976 से इट वाज स्टार्टेड वर्किंग. 196 लगभग आरआरबी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था 5-10 साल के अंदर अंदर. और लेकिन अभी अगर रिसेंट डेटा देखा जाए, ठीक है, पहले 67 में कन्वर्ट हुआ एंड अभी फिलहाल 43 आरआरबी प्रेजेंट है. ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो कि रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर बोल सकते हैं रूरल एरियाज में बेसिकली ये एस्टैब्लिश्ड है. ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई. अब रीजनल रूरल बैंक जो है इसका हम देखते हैं क्या है. रीजनल रूरल बैंक समझ में आया, ये एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है. याद रखिएगा कि ये शेड्यूल्ड बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, ये शेड्यूल्ड बैंक है. इसका मतलब कि आरबीआई एक्ट 1934 के बेसिकली आपका शेड्यूल 2 में इसके बारे में जिक्र है, यानी इसको मेंशन किया गया है. यहां तक बात सबको समझ में आ गई. चलिए, अब आरआरबी बेसिकली ओनरशिप स्पॉन्सरशिप मैंने बता दिया था शायद तुम लोगों को कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कितना परसेंट इसमें बेसिकली पार्टनरशिप है, कितना परसेंट इसका शेयर्स है, 50% कंट्रीब्यूशन है. और आपका जो सेकंड है आपका स्पॉन्सर बैंक, और आपको पता होगा एसबीआई वन ऑफ द बिग स्पॉन्सर बैंक है किसके लिए, आरआरबी के लिए. स्पॉन्सरशिप उसी ने दिया ही है, एसबीआई ने. और नेक्स्ट आपका स्टेट लेवल 15%. क्लियर हो गई बात. तो स्पॉन्सर जो है बैंक वो क्या करता है, आरआरबी की ग्रोथ में हेल्प करता है. दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एज वेल. हाँ, स्पॉन्सर बैंक का 35, स्पॉन्सर बैंक का 35 है, 15% है स्टेट गवर्नमेंट का, 50% है आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है. नेक्स्ट है आपका जो आरआरबी है उसको स्पॉन्सर बैंक किस तरीके से हेल्प करता है. तो स्पॉन्सर बैंक आरआरबी को हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज ऑफ द आरआरबी. यानी आरआरबी में जिसका भी अगर एम्प्लॉयमेंट, जिनको भी जॉब मिलता है, जिनको भी एज अ पीओ और क्लर्क अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, उनको ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्पॉन्सर बैंक है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कि अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री तो क्लियर है सबको आई गेस. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आरआरबी जो है उसका कुछ देख लेते हैं हम. एमलगमेशन मैंने बता ही दिया था कि अर्लियर 90s में 196 था, उसके बाद फर्स्ट फेज में ये कन्वर्ट हो गया 67 में मर्ज होते होते, और लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो गया 43. अभी एक बार थर्ड फेज में. फंक्शन क्या है रीजनल रूरल बैंक का, तो वही एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, आरआरबी से बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट. आरआरबी एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किससे, मेंबर्स से जिनका अपना अकाउंट है, जैसे नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक करता है. डिपॉजिट दोनों आपको अकाउंट्स का फैसिलिटी भी मिलता है, यानी कि आपके पास करंट अकाउंट की भी फैसिलिटी और सेविंग अकाउंट की भी फैसिलिटी है, जैसे कि बाकी कॉमर्शियल बैंक में होता है. ठीक है. नेक्स्ट है कि जो डिपॉजिटर्स हैं दे कैन ऑल्सो बेसिकली डू द फिक्स्ड, जो होता है ना अमाउंट हम फिक्स करते हैं, है ना, तो फिक्स्ड और रिकरिंग बेसिकली अमाउंट और इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोन की. तो लोन भी ये देते हैं, किसको देते हैं, ये ज्यादातर इनका इन्होंने एक सेक्टर बना रखा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इसको क्या बोलते हैं, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इसमें वो कोशिश करते हैं उन लोगों को लोन देना जिनको जरूरत है लोन की. आ रही है बात समझ में. पीएसएल सिस्टम को बेसिकली इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, प्रायोरिटी बेसिकली सेक्टर लेंडिंग. यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर में उनके कौन रहते हैं, हमेशा रूरल पीपल है, फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट्स पर्सन है, जिनको लोन मिलना नॉर्मल बैंक से जिनके लिए मुश्किल है, उनको ये बेसिकली प्रायोरिटी देते हैं किस चीज में, लोन देने में. और कई बार ये कोलेट्रल फ्री लोन भी देते हैं. कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई
एविडेंस को नहीं रखा गया है और उनको लोन की फैसिलिटी दी गई। आगे बात समझ में। उसके अलावा इनके पास वही ये मतलब एजुकेशन के लिए भी लोन देते हैं, जो मार्जिनल फार्मर है उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी दे आर प्रोवाइडिंग लोन, हाउसिंग के लिए भी लोन देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा लोन एक बार में वो पीएसएल में तो नहीं दे सकते हैं, जितना मार्जिनल फार्मर को लिमिटेड अमाउंट में दे आर प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है। चलिए, और कई बार तो ये भी होता है कि कुछ रूरल आर बेसिकली आल्सो एंगेज्ड इन द वेज डिसबर्समेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसबर्समेंट? इट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, अब वो स्कीम में आपको क्या होता है, जो अमाउंट होता है कुछ फार्मर्स को या फिर आपके वेजर्स जो होते हैं जिनको डेली वेज पे जो काम करते हैं, जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रहा है, तो सड़क योजना के तहत कहीं रोड्स बन रहे हैं रूरल एरियाज में, तो वहां पर कौन इसमें एंगेज होते हैं? रूरल पीपल, लोकल पीपल जो होते हैं उनको एंगेज कर लिया जाता है, उनको जॉब मिलता है, और उनके वेज के जो पैसे हैं वो कहां से आते हैं? बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि किसी बैंक को यानी आरआरबीज को इस काम के लिए, वेज डिस्बर्समेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए हायर कर लेता है। आई बात समझ में। और वेज डिसबर्समेंट का काम जो है गवर्नमेंट बैंक के थ्रू यानी आरआरबी के थ्रू करवाती है। जैसे मनरेगा हो गया आपका, ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया आपका, तो ये जितनी भी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के तहत आती हैं, तो वो बेसिकली वेज डिसबर्समेंट का काम भी आरआरबी करती है। आगे बात समझ में क्लियर है भाई? जो लोन लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी के थ्रू सोर्स होते हैं, फंड होते हैं, और गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक भी इसको फंड देने का काम करती है कई बार, अगर कोई आरआरबी लॉस में है। और यही लॉस का रीजन है कि बहुत सारे बैंक जो है वो मर्ज और एमलगमेट हो गए यानी मिक्स हो गए। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? मैम वो तो है, लेकिन कब गवर्नमेंट इसको एसबीआई और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देता है, ठीक है, इन द केस ऑफ रिक्वायरमेंट। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है। यस मैम। चलिए, और एक और चीज है कि नबार्ड के अंडर में आरआरबी आता है, तो नबार्ड भी इसको फंड देने का काम करता है, ठीक है, नबार्ड, ठीक है, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। क्लियर हो गई बात अभिषेक? चलिए, यस मैम। अब इसके सेकेंडरी फंक्शंस हम देखते हैं किसके? आरआरबीज के। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये नॉर्मल जो आपके फंक्शन है वही करता है, इसके अलावा और क्या क्या फंक्शन है? They are basically also giving so many basically facilities or services to the customers, such as they are basically providing the facilities of foreign exchange. RRB foreign exchange में भी helpful है, सोचिए। उसके अलावा बिल पेमेंट्स करना होगा तो आप आरआरबी के थ्रू कर सकते हो बिल पेमेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो यू कैन डू थ्रू आरआरबी अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा आप एटीएम का भी फैसिलिटी है, बहुत जगह पे आरआरबी के एटीएम भी अवेलेबल है, यूपीआई फैसिलिटी भी है, जो अभी आप लोगों ने सुना होगा यूपीआई पेमेंट कितना ज्यादा अभी बेसिकली इंडिया में चल रहा है यूपीआई। उसके अलावा लॉकर फैसिलिटीज भी देते हैं, अगर कुछ एक्सपेंसिव जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं वो लॉकर में अगर आप रखना चाहते हो तो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटीज भी आपको यहाँ मिलता है। सो बेसिकली दे आर डूइंग द बोथ काइंड ऑफ फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो आरआरबीज को कौन रेगुलेट करता है, कौन चलाता है, कौन इनकी पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाता है? सो नो डाउट वी ऑल नोज कि आरबीआई जो है वही किसी भी बैंक को चलाएगा। लेकिन अगर हम आरआरबीज की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934, क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक है, क्या कौन सा बैंक है आरआरबी? शेड्यूल्ड बैंक है, याद रखिएगा हमेशा। तो शेड्यूल्ड बैंक है तो इसको बेसिकली दो तरीके से रेगुलेट किया जाता है, पहले तो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। तो इन दोनों के थ्रू बेसिकली किसको रन किया जाता है? आपके रेगुलेट किया जाता है आरआरबी को, ठीक है। उसके अलावा नबार्ड जो है वो बेसिकली चीफ रेगुलेटिंग बॉडी है आरआरबी का, ठीक है। और नबार्ड कब आया था वो तो पता ही है, जुलाई 1982, जुलाई 12 1982, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या है आरआरबी का? वर्बली सुनते रहो बस चीजों को। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो इट्स रिड्यूसिंग द गैप ऑफ द अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज। अर्लियर व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बैंक्स इन द रूरल रीजन, बहुत सारे गांव के लोग शहर जाते थे लोन लेने के लिए। आ रही बात समझ में? तो एक माइग्रेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक्स्ट्रा बर्डन, प्रूफ्स,
बहुत सारी चीजों की उनको जरूरत होती थी लोन लेने के लिए, तो जिसकी वजह से कई बार तो लोन पास ही नहीं होता था, लोन मिलता ही नहीं था। तो ये जो मोबिलाइज जो हो रहे थे, या फिर जो बोल रहे थे ना कि माइग्रेशन जो हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, ये बेसिकली रिड्यूस किया किसने, आरआरबी ने। पहला समझ में आया पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो है, इट ऑल्सो बेसिकली हेल्पफुल फॉर जो मार्जिनल फार्मर्स थे उनको भी किसी तरह फाइनेंशियल इन्होंने हेल्प किया, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके अलावा दे ऑल्सो बेसिकली प्रोवाइडिंग सो मेनी फैसिलिटीज लाइक टर्म लोन्स की फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज वगैरह ये देते हैं, ठीक है। तो इट इम्प्रूव द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो अपने बोल सकते हैं ना आत्मनिर्भर वाली जो बात है वो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं इसने भी हेल्प किया ताकि लोग अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके, ठीक है। उसके अलावा दे ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब एडवांसमेंट के लिए अगर आपको कोई पेस्टिसाइड कुछ भी चाहिए, मतलब इस तरीके के केमिकल्स या तो आप यूज करते हो, या तो फिर अगर आप HYV सीड्स यूज करते हो वो एक्सपेंसिव होता है, तो उसके लिए भी लोन फैसिलिटी दिया। तो ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन के लिए, मान लो कि अगर आपको इरिगेशन करना है तो आपको पंप चाहिए, इलेक्ट्रिक पंप चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में उसके लिए भी लोन प्रोवाइड किया गया। छोटी से छोटी जरूरतें जो फार्मर्स की हैं उनके लिए लोन दिया गया। तो इट इज हेल्पफुल फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नॉट, ठीक है। तो एडवांसमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है। उसके अलावा जो आरआरबी है, दे ऑल्सो बेसिकली कवर किया उन्होंने वैसे लोगों को, मतलब वैसे लोगों को जिनके पास कोलेट्रल नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को भी इन्होंने लोन दिया। तो इस तरीके से बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट के साथ इन्होंने किसको दिया, लोन किसको दिया, लोकल पीपल को, रूरल पीपल को। सो ये इसका एक इंपॉर्टेंस हो गया, बेसिकली फंक्शंस और ये सारे इंपॉर्टेंस लगभग एक ही तरीके का है। तो समझ गया ना, इतना तक समझ में आ गया। आरआरबीज क्या क्लियर हो गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ बढ़े। कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखिएगा कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी आज भी अनशेड्यूल्ड है, लेकिन बहुत सारे हैं जो अर्बन जो आपकी सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों जो है बहुत सारे शेड्यूल्ड बैंक में भी हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और ये क्यों स्टार्ट हुआ और अभी इंडिया में कितने हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन क्लास किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम। चलिए, स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर्स हम लोग कर रहे थे, मैरिड वुमेन, लिटरेट, ठीक है, लिटरेट, लुनाटिक्स, माइनर, ये 3-4 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, पर्दा नशीन वुमेन, दैट कम्स अंडर द वुमेन वाली कैटेगरी, मैरिड वुमेन एंड पर्दा नशीन वुमेन। अब नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज आपका ट्रस्टीज। अब ट्रस्टीज कौन होता है, ट्रस्टी को पहले समझिए फिर इसके टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए, एक कंसेप्ट होता है, मान लो एक एग्जांपल देखो, यस अभिषेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? ट्रस्ट का मतलब नॉर्मल जनरल टर्म में क्या समझते हो तुम लोग? ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास करना, भरोसा करना। तो यहाँ पर ट्रस्ट का भी मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। अब जो ट्रस्ट एक्ट आपका है, ठीक है, ट्रस्ट एक्ट है आपका, उसमें कुछ चीजें दी गई हैं, क्या है वो देखिए। अगर हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 को देखें, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1883। हाँ बोलो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 या 1882 है? 1881। 1881 हम लिख के दे सकते हैं। हाँ, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, और आपका जो ये आपका ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, ये 1882 है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लो कि ट्रस्ट का ये पूरा सिनेरियो कैसे बनता है, ये ट्रस्टी जो वर्ड आया है, देखो यहां पर एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है ए, ठीक है, इसका एक कंपनी है, क्लियर है, ये अपना एक कंपनी, अपना एक बिजनेस जो है वो रन कर रहा है, ये इसका चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। और ए का एक बेटा है बी, यानी ए का बेटा कौन है, बी, ठीक है। बी के 2 बच्चे हैं, B1 B2, यानी कि ए के लिए क्या हुए, ग्रैंडसन, है ना, ग्रैंडसन हुए 2। अब इसका बिजनेस जो था, ए का बिजनेस जो था, वो कहीं ना कहीं बी और ए मिलकर चला रहे थे, यानी फादर एंड सन, ठीक है। ये दोनों छोटे हैं अभी, यानी दे बोथ आर माइनर, दे आर नॉट इवन 18 क्रॉस।
क्या हुआ कि 1 साल के बाद बी की डेथ हो गई, ठीक है। अब बी की तो डेथ हो गई, लेकिन जो ए है इसकी एज कितनी है, मान लो 70 इयर्स इसकी एज है, ठीक है। कितनी एज है इसकी, 70 इयर्स। अब 70 साल का ये पर्सन है और इसके बेटे की डेथ हो गई है और 2 पोते हैं जो माइनर। तो एनी हाउ बिजनेस को रन करने के लिए एज सच कोई पर्सन है अवेलेबल, तो वो कौन है, ए है, ठीक है। और इसको भी पता है चूंकि मेरी एज ज्यादा हो गई है तो हो सकता है कि कुछ सालों के बाद मेरा भी कुछ ऐसा सीन ना हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग किसके अंदर है, ए के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये अपना बिजनेस किसी रिलेटिव, मान लो किसी रिलेटिव सी को इसने क्या किया, बेसिकली ट्रांसफर कर दिया। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिकली बोल सकते हैं ट्रस्टी के रूप में, यानी कि ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट डीड बनाया। ट्रस्ट जैसे पार्टनरशिप डीड होता है ना, वैसे ट्रस्ट डीड बनाया और इसने इसको कुछ राइट्स दे दिया अपने रिलेटिव सी को, रिलेटिव को, कि आप भाई मेरा बिजनेस को क्या कीजिए, रन कीजिए, बिजनेस को आप मेरा रन कीजिए, और जो इसका प्रॉफिट आता है, यानी बिजनेस का जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट जो है वो मुझे दे दिया कीजिए। आई बात समझ में, मतलब कुछ इसको भी मिलेगा क्योंकि बिजनेस ये रन कर रहा है ना, तो अपना इसको भी अपना जो कमीशन या जो इसके पैसे होंगे ये इसको मिलेंगे। और उसके बाद सारा पैसा ट्रांसफर किसको किया जाएगा, भाई ए को। क्लियर है। तो ए ने बोला कि मेरा एज हो गया और मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, तो भाई बिजनेस आप ही संभालो, मैं बस इसका प्रॉफिट लूंगा। यहां तक बात सबको समझ में आई। अब ए ने एक और कंडीशन लगाया, चूंकि मेरे दोनों जो ग्रैंडसन हैं दे आर नॉट 18 प्लस, लेकिन जैसे ही ये दोनों 18 प्लस हो जाएंगे, ये बिजनेस का जो काम जो है, कार्यभार जो है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सी को उसको ट्रांसफर करेगा, इन दोनों को ट्रांसफर करेगा। या जो भी मान लो B1 जो है वो 18 पहले हुआ, ये 17 है, तो पहले इसको ट्रांसफर होगा, फिर ये भी हो जाएगा तो इसको भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो विद इन दैट पीरियड एक ट्रस्ट के थ्रू पूरा बिजनेस रन हो रहा है। अब ये जो ट्रस्ट बनाया वो कौन होगा, ए। तो इसको कहेंगे क्या, ए जो होगा ऑथर ऑफ ट्रस्ट, इसको क्या बोलेंगे, ऑथर ऑफ ट्रस्ट। और बी कौन होगा, ट्रस्ट, सॉरी आपका सी कौन होगा, ट्रस्टी। कौन होगा ये, ट्रस्टी, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया गया है, ठीक है। और आपका B1 और B2 जो होंगे इनको कहेंगे बेनिफिशियरी, बेनिफिट से बना है बेनिफिशियरी, जिनको इसका ट्रस्ट का बेनिफिट मिलेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो इसको बोलते हैं ट्रस्ट, इसको पूरा क्या बोलते हैं, ट्रस्टी, इसको ओवरऑल कहते हैं ट्रस्टी, ठीक है। ट्रस्ट बोलेंगे इसको, सिर्फ ट्रस्टी तो वो होंगे जिनको मिला है ये ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको ट्रांसफर किया गया है। लेकिन यहाँ बात हम ट्रस्टीज की ही कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले ट्रस्ट, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टीज और बेनिफिशियरी मैंने बता दिया। यहां तक समझ में आया। अब सेक्शन 3 जो है ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का जो सेक्शन 3 है वो क्या बोलता है, वो सेम चीज बोलता है जो मैंने आपको समझाया। A trust is an obligation, obligation का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक जिम्मेदारी। A trust is an obligation annexed to the ownership of property, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप दिया गया है, and arising out a confidence repose, यानी कॉन्फिडेंस था तब ना, ए को कॉन्फिडेंस था सी पर, तभी ना इसको दिया, ट्रांसफर किया कि भाई आप मेरा बिजनेस को संभालो, ठीक है। तो कब ये आता है, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। रिपोज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर, यानी कि यहाँ पर जो रिपोज किया जाएगा ए के द्वारा सी पे, और सी जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। जबरदस्ती आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो कभी भी कोई प्रॉपर्टी किसी को, है ना, जब तक वो उसका खुद का कंसेंट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रस्ट होगा ये कंसेंट के थ्रू बनेगा, ठीक है। रिपोज एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर और डिक्लेयर द एक्सेप्टेड बाय हिम, यानी कि इसका एक्सेप्टेंस ए ने भी दिया, यानी कि सी जबरदस्ती ए से ले भी नहीं सकता प्रॉपर्टी, और ए जबरदस्ती या फोर्सफुली सी को दे भी नहीं सकता है जिम्मेदारी, है ना। तो इन शॉर्ट जो है ये दोनों के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, यानी कि यहाँ पर ये लोग कौन है, दूसरे लोग हैं, ऑन द बेनिफिट ऑफ
अनदर, ठीक है, और द अनदर एंड द ओनर। तो ये सेक्शन 3 बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिपोज किया, ट्रस्ट जो है वो दूसरे ट्रस्टी को दिया, जिसने ट्रस्ट दिया वो कहलाएगा ऑथर ऑफ ट्रस्ट, जिसको ट्रस्ट मिला उसको कहेंगे ट्रस्टीज, और जिसके लिए इस चीज को किया गया दे आर बेनिफिशियरी, ठीक है। आगे बात समझ में। सो द पर्सन हु रिपोजेस द कॉन्फिडेंस, जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए जिम्मेदारी दी, दे आर नोन एज ऑथर ऑफ ट्रस्ट, एंड द ट्रस्टी जो वो पर्सन होगा whom the confidence is reposed, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस था किसको, बेसिकली ऑथर ऑफ ट्रस्ट को, एंड द पर्सन फॉर whom benefit the trust, जिसको ये ट्रस्ट ओवरऑल बेनिफिट देगा, दे आर नोन एज द बेनिफिशियरी, ठीक है। एंड ये जो पूरा का पूरा ट्रस्ट जो रिलेशनशिप चल रहा है, दिस इज बेसिकली डन बाय द ट्रस्ट डीड, जिसमें सारे कंडीशंस वगैरह क्या होंगे, लिखे हुए होंगे, और एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट भी होता है जो ट्रस्टी देता है किसको, ऑथर ऑफ ट्रस्ट को। आई बात समझ में। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, ट्रस्ट डीड। क्या बनेगा, ट्रस्ट डीड बनेगा, यानी कि एक तरीके से एक एग्रीमेंट बनेगा जिसमें हर कंडीशंस को सब कुछ लिखा हुआ होगा, और सी जो है वो ए को एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट भी देगा। क्या देगा, ट्रस्ट सर्टिफिकेट। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो अब बैंक जो है वो ट्रस्टी को किस तरीके से हैंडल करेगा, यहाँ ट्रस्टी की बात आ रही है, देखते हैं। सबको क्लियर हुआ, ट्रस्ट, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी, ट्रस्टी, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अगर कोई ट्रस्टी है और उसको अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो बैंक को क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। What kind of precautions the bank have to take while opening the account of trustee, ठीक है। तो पहला चीज कि जो बैंक होगा वो थॉरली एग्जामिन करेगा ट्रस्ट डीड को। क्या एग्जामिन करेगा, ट्रस्ट डीड को, यानी कि ये जो पर्सन है वो किसके प्रॉपर्टी और एसेट्स को हैंडल कर रहा है, और ट्रस्ट डीड को प्रॉपरली एग्जामिन कौन करेगा, आपका बैंक, ठीक है। और देखेगा ध्यान से, जिसका भी एप्लीकेशन आएगा ट्रस्टी का, उसके एप्लीकेशन को देखते हुए अगर वो बोलता है कि वो ट्रस्टी है, तो बेसिकली ट्रस्टी के नाते उसका ट्रस्ट डीड को चेक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, बेसिकली बैंक का, ठीक है। ट्रस्ट डीड जो होगा उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं, तो ट्रस्ट डीड में होता है मेंशन ट्रस्टीज का नाम। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रस्टी हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही रिलेटिव हो सकता है कि जो ए है वो सी और डी दोनों को ही उसने ये ट्रस्टी बनाया हो। तो इट इज नॉट इवन, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही ट्रस्टी हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेम होगा आपके ट्रस्टीज का, और उनको क्या पावर दिया गया है, यानी कि उनको क्या पावर दिया है, किसने, ए ने क्या पावर दिया, ऑथर ट्रस्टी ने, ऑथर ऑफ ट्रस्ट ने, वो भी चीज मेंशन होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी बैंकर जो है वो ध्यान से देखेगा कि क्या क्या पावर और फंक्शन ट्रस्टीज को मिले हुए हैं, है ना। आई बात समझ में। अब सेकंड क्या चीज देखेगा, अगर इन केस 2 या 2 से ज्यादा ट्रस्टीज हैं, यानी कि इन केस 2 or more trustees are there, the banker should ask for the clear instruction regarding to the person or person who shall operate the account। यानी कि जो एक का अकाउंट है, यानी एक ही कंपनी का जो अकाउंट है उसको हैंडल करने के का राइट, अगर मान लो कि दो ट्रस्टी हैं, तो इन दोनों में से किसको दिया गया है, किसका नाम मेंशन है, उसको भी ध्यान से बैंक देखेगा। आई बात समझ में। कौन ऑपरेट करेगा, और इन एब्सेंस ऑफ सच इंस्ट्रक्शन, अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, मान लो कि ए ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे सारे अकाउंट को हैंडल करने का काम सी करेगा, ठीक है, सी करेगा, क्लियर हो गई बात। लेकिन वही इंस्ट्रक्शन डी के लिए कुछ भी नहीं है, तो डी को बेसिकली बैंक अकाउंट को मैनेज करने का राइट बैंक नहीं देगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है ट्रस्ट डीड में, इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू हु इज गोइंग टू बेसिकली मैनेज द अकाउंट, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पर्सन जो भी हैं, जितने भी ट्रस्टीज हैं, 2 या 2 से ज्यादा, सबके पास राइट है कि ट्रस्टीज जो है वो चेक साइन कर सकते हैं, और क्योंकि वहां पर एक ज्वाइंट चार्ज दिया हुआ है एक तरीके से, यानी कि सब लोगों को मिलजुल के काम करने का चार्ज दिया हुआ है, एक सिंगल पर्सन को कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है। आगे बात समझ में, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट,
अगर ट्रस्टीज में वन और मोर ट्रस्टी, कोई किसी की भी अगर डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, ठीक है, रिटायर हो जाता है, जो ऑथोरिटी बचा हुआ है वो बेसिकली उन ट्रस्टीज पे डिपेंड करता है जिनका नाम ट्रस्ट डीड में लिखा है। अगर ट्रस्ट डीड में लिखा है कि कोई भी पर्सन की डेथ होने पे जितनी ऑथोरिटी है वो बाकी ट्रस्टीज को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो वही चीज होगा, ठीक है। तो यानी कि व्हेन ऑल द ट्रस्टीज आर डेड, अगर सब ट्रस्टीज की डेथ हो जाती है, और मान लो हो सकता है कि एक ही भी डेथ हो गई है, यानी ओनर जो था उसकी भी डेथ हो गई है, जो बिजनेस था, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है वो एक नया ट्रस्टी को क्या करेगा, हायर करेगा। आई बात समझ में? लेकिन वो ट्रस्टी तभी तक रहेगा जब तक ये दोनों चाहेगा। अगर ये माइनर से मतलब ये मेजर में कन्वर्ट हो गए तो सारा का सारा जो बेसिकली बिजनेस रन करने का राइट है वो इनके पास ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर ये माइनर ही है और इनकी भी डेथ हो गई और ट्रस्टीज की भी डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, हायर करेगा ट्रस्टी बिजनेस के लिए। आगे बात समझ में? ठीक है। जो ट्रस्ट, अगर किसी भी ट्रस्टी, द इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रस्टीज डज नॉट अफेक्ट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड क्रेडिटर ऑफ ट्रस्टी कैन नॉट कवर देयर क्लेम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। मान लो कि ट्रस्टी था, मान लो सी है, सी और डी ट्रस्टी था, दोनों ट्रस्टी था। अब सी जो है इसने कभी 5 लाख रुपए का लोन लिया होगा किसी से, 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब उसका ये क्या हुआ, पर्सनल लोन। क्या हुआ इसका, ये पर्सनल लोन हुआ, इसका इसके कंपनी से कोई लिंक नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को ये चीज ध्यान देना है कि कभी भी जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी का मतलब या ट्रस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए का जो प्रॉपर्टी है उसको सी यूज ना करे इस पैसे को पे करने के लिए। यानी पर्सनल कोई भी क्रेडिट या कुछ भी अमाउंट जो है, the other trustees are not going to utilize it from the property of the, वो प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट के थ्रू उनको ट्रांसफर हुआ। आई बात समझ में? कि ट्रस्ट के थ्रू जो ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी, बिजनेस, एसेट, अगर कुछ भी ट्रांसफर हुआ है तो उसको आप अपने पर्सनल लोन के रिपेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान देना है बैंक को कि ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज ना कर रहा हो लोन की रिपेमेंट करने के लिए। यानी 5 लाख रुपए अगर उसने बैंक से मान लो लोन लिया हुआ है तो बैंक जो है वो ध्यान देगा कि 5 लाख रुपए कैसे रिपे कर रहा है ये। ऐसा ना हो किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेच करके वो कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बैंकर जो है वो सारे सेफ गार्ड यूज करेंगे बेसिकली किसके लिए, बेनिफिशियरीज के लिए, जो फाइनल बेनिफिशियरी उनके लिए। और अगर कोई किसी भी तरीके का लॉस होता है बैंक को, मतलब बैंक को नहीं, बेनिफिशियरी को, तो ऐसे सिचुएशन में मान लो कि सी ने प्रॉपर्टी को कहीं 5 करोड़ में सेल कर दिया, ठीक है, 5 करोड़ में सेल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पहली बात तो ये इलीगल हो गया, ये तो समझ में आया। और या तो मान लो सी ने इसका ये जो बिजनेस था इसके अकाउंट से 2 करोड़ रुपए बेसिकली यूज कर लिया, तो ये लॉस हुआ ना कहीं। किसका लॉस हुआ, बेसिकली इसका लॉस हुआ, और इसके बेनिफिशियरी थे कौन बचे हुए, ये दोनों, इन दोनों का लॉस हुआ। तो अगर बैंक ने इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी में साथ या सपोर्ट दिया होगा, क्योंकि बैंक के थ्रू तो पैसा आपने निकाला ना, बैंक के थ्रू ही तो आपने इनके अकाउंट, बिजनेस अकाउंट से पैसा निकलवाया, तो बेनिफिशियरी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए बैंक लायबल हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में। अगर ट्रस्टी ने किसी इलीगल तरीके से पैसे निकलवाए तो इसके लिए कौन बेसिकली हो जाएगा, वो लायबल बैंक। बेनिफिशियरी को लॉस नहीं होना चाहिए, यानी जिसके बिहाफ, जिसके लिए वो बिजनेस जो है वो रन किया जा रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो हुआ है रन किया जा रहा है, उसको बेसिकली लॉस नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? उसके अलावा अगर जो ट्रस्टी जो है, अगर मान लो कि कभी वो लोन उठाता है, ठीक है, इन द सिचुएशन if the trustee may borrow the money from the banker and pledge or mortgage the trust property only if the trust deed specifying confers such power on them। यानी कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी को आप तभी एज अ मॉर्टगेज और कोलेट्रल यूज कर सकते हो अगर ट्रस्ट डीड में ये चीज मेंशन हो कि बिजनेस को रन करने के लिए हम ट्रस्ट प्रॉपर्टी को हम चाहे तो मॉर्टगेज या कोलेट्रल की तरह यूज कर सकते हैं। तो
ये चीज भी मेंशन होना चाहिए ट्रस्ट डीड में। अदरवाइज प्रॉपर्टी, अगर आपका जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू आप कोई भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को एज अ कोलेटरल और मॉर्टगेज यूज नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो रहा है बेटा? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो गई बात जो मैंने बताया, जितने भी पॉइंट्स? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये आपका सिचुएशन हुआ ट्रस्टी के लिए, ठीक है। यानी कि बैंक जो है वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपके ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको मॉर्टगेज के लिए यूज नहीं किया जा सकता और बैंक यूज करेगा भी नहीं। बेनिफिशियरी को अगर कोई भी लॉस हुआ तो उसका कंपनसेशन भी बैंक को देना पड़ेगा, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ट्रस्टी क्लियर हो गया, कंडीशन समझ में आ गए, बैंक कहां पर लाइबल हो जाएगा और बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कभी भी ट्रस्टीज का अगर अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं ना तो उनको भी ये चीज देखना पड़ेगा कि ट्रस्ट डीड में क्या चीज मेंशन है। पर्सनल लोन का रिपेमेंट वो कभी भी आपके ट्रस्ट प्रॉपर्टी से नहीं कर सकता, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, बेनिफिशियरी को लॉस नहीं दे सकता, और साथ साथ में कभी भी किसी भी हाल में ट्रस्ट प्रॉपर्टी से लोन नहीं उठा सकता। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई? उठा सकता है अगर वो आपके ट्रस्ट डीड में मेंशन है, लिखा हुआ है कि ट्रस्ट डीड में कि हाँ ये लोन ले सकता है इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तब आप लोन ले सकते हो। लेकिन अगर इफ दैट इज नॉट मेंशन्ड इन ट्रस्ट डीड, यू कैन नॉट एबल टू टेक द लोन फ्रॉम बैंक, एंड इवन बैंक इज नॉट गोइंग टू गिव यू लोन ऑन बेसिस ऑफ दैट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ट्रस्ट, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टीज, बेनिफिशियरीज, ये सारे कंडीशंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स वो होते हैं जिसको बेसिकली हायर किया जाता है फॉर या फिर अपॉइंट किया जाता है टू कंडक्ट द अफेयर ऑफ द पर्सन आफ्टर हिज डेथ, यानी डिसीज्ड पर्सन के अकाउंट को हैंडल करने का जिसको राइट दिया जाता है उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज एग्जीक्यूटर एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हु इज एक्सिक्यूटर एंड हु इज एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए एक वर्ड यहां आता है जिसको हम कहते हैं टेस्टेटर। क्या बोलते हैं? टेस्टेटर। टेस्ट से बना टेस्टेटर, TESTATOR, टेस्टेटर। अब टेस्टेटर क्या होता है? टेस्टेटर वो होता है जो आपके विल को बनाता है। विल मतलब आपकी वसीयत, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वसीयत। वसीयत को जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टेटर। तो कई बार अगर किसी पर्सन है, मान लो कोई 80 साल का आदमी है और एग्जाम्पल के मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, और उसका एज जो है दैट इज 80 इयर्स, और इस पर्सन ने अपना विल बनवा लिया। किसी से बनवाया होगा विल? अपने कोर्ट वोट से या किसी एडवोकेट से बोलकर विल बनवा लिया इसने। अब चूंकि इसने विल जो बनवाया है उस विल में उसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि मेरी वसीयत जो है वो इसको जाएगी और मेरे अकाउंट्स को या सबको हैंडल करने का पर्सन ये होगा। उसने नाम मेंशन कर दिया। मान लो किसी बी को उसने क्या बना दिया कि भाई मेरे वसीयत को या फिर मेरे जो लोग जो हैं, मतलब मेरे मरने के बाद ये पर्सन मेरे सारे प्रॉपर्टी और अकाउंट को हैंडल करेगा, ठीक है। तो उसको पता क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर। व्हेन अ पर्सन नोन एज द टेस्टेटर, टेस्टेटर वही जिसने वसीयत बनाया, अपॉइंट्स अनदर पर्सन फॉर दिस पर्पस थ्रू अ विल, यानी कि जो टेस्टेटर है जिसने विल बनाया उसने अगर अपॉइंट किया हो, क्योंकि विल में वो चीज मेंशन हो कि भाई ये पर्सन मेरा अकाउंट को हैंडल करेगा, तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। लेकिन इफ द विल ऑफ टेस्टेटर, अगर जो विल है टेस्टेटर का वो कहीं भी एग्जीक्यूटर का नाम मेंशन नहीं कर रहा है, यानी कि कोई एग्जीक्यूटर उसने हायर ही नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका और ऐसे सिचुएशन में जो आपका कोर्ट, बेसिकली कोर्ट अपॉइंट करता है किसी पर्सन को, किसको अपॉइंट करेगा? किसी पर्सन को, उसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। आई बात समझ में? एग्जीक्यूटर वो होगा जो विल के थ्रू, टेस्टेटर के थ्रू वो आएगा,
आपके अकाउंट को हैंडल करेगा। और कोर्ट अगर वहां ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, पर्सन जो डाइड पर्सन उसके कुछ मेंशन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है और कोर्ट बोलेगा कि भाई ये पर्सन हैंडल करेगा और वो कोर्ट अपॉइंट करेगा, उसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। आई बात समझ में अभिजीत? When a person known as testator appoint another person for this purpose through will, he is known as an executor. If the will of testator does not mention the name of executor, और if executor का नाम भी मेंशन नहीं है, और if the person appointed as a executor dies, मतलब जिसको executor बनाया था वो भी मर जाता है, ठीक है, dies, so and that or refuse to act, यानी कि या तो उसकी डेथ हो गई या तो उसने बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं संभालूंगा, मैं अकाउंट नहीं देखूंगा, ठीक है, या तो उसने रिफ्यूज कर दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में द कोर्ट अपॉइंट अ पर्सन फॉर दिस पर्पस एंड दे आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो दोनों एग्जीक्यूटर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, दोनों की ड्यूटीज क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया बात रजत? दोनों की जो ड्यूटीज होगी वो सेम होगी, बिल्कुल सेम जैसे उनको, और ये सारा का सारा जो एग्जीक्यूटर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, दोनों सेम ड्यूटी बेसिकली निभाएगा और रिलीज करेगा एसेट ऑफ डिसीज टू पे ऑफ हिज डेब्ट। और वो क्या करेगा, अगर मान लो कि जो ए था, अगर उसकी डेथ हो गई और ए ने कहीं से 10 लाख रुपए लोन ले आवा होगा, तो यही एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसके उस डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए उसके एसेट्स को सेल कर सकते हैं। आई बात समझ में? या उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो पावर और जो अथॉरिटी होगा एग्जीक्यूटर का और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का, दैट इज बेसिकली ऑलरेडी रिटन इन विल एज वेल एज दैट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय कोर्ट। ठीक है, उसके अलावा जो भी जिस तरीके से उनको काम करना है, कैसे काम करना है, सब कुछ कोर्ट के रेगुलेशन से होगा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। और यहाँ बैंकर को क्या ध्यान देना है अगर दे आर डीलिंग विद द एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, अगर एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अगर वो डील कर रहे हैं तो बैंक को क्या ध्यान देना है उसके बारे में। ठीक है, सो ऑन द डेथ ऑफ कस्टमर द बैंकर मस्ट स्टॉप द पेमेंट फ्रॉम हिज अकाउंट। ये तो तुम लोग को मैंने पहले ही बताया है कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शंस को, पेमेंट्स को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा तब। ठीक है, द एग्जीक्यूटर शुड परमिट टू ऑपरेट द अकाउंट ऑफ डिसीज्ड आफ्टर ही हैज ऑब्टेन द प्रोबेट फ्रॉम द कोर्ट। यानी कि जो एग्जीक्यूटर है उसको एक प्रोबेट यानी कि एक नोटिस जो है वो लेना पड़ता है कोर्ट से। कैसे लेना पड़ेगा? एक परमिशन लेना पड़ता है, विल में नाम मेंशन है, उसको लेकर जाइए कोर्ट पे, कोर्ट एक नोटिस देगा और उस नोटिस को आप यूज कीजिएगा एज अ प्रूफ कि मैं इस अकाउंट को अब हैंडल करूंगा। तो इन दैट सिचुएशन जब वो बेसिकली वो नोटिस और जो इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्ट के थ्रू जब वो देखेगा बैंक, तब उस डिसीज्ड पर्सन के अकाउंट को हैंडल करने का राइट एग्जीक्यूटर को मिलेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर तो खैर वो अपॉइंट ही होता है कोर्ट के थ्रू, तो उसके पास भी अपना एक नोटिस अवेलेबल होता है, लेकिन एग्जीक्यूटर को लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में? उसके बाद आप जो बैंकर है वो बहुत ध्यान से इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा बिफोर अपॉइंटिंग दैट पर्सन टू या गिव परमिशन टू ऑपरेट द अकाउंट। यानी अकाउंट को ऑपरेट करने से पहले उसको बेसिकली वो ध्यान से उन नोटिस को देखेगा। क्लियर हो गई बात? डिसीज पर्सन का अकाउंट स्टॉप हो जाना है पेमेंट, लेकिन फिर भी अगर किसको ऑपरेट करना है उसका राइट देखो कैसे मिल रहा है। ठीक है, एन अकाउंट इन द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, और उसी पर्सन डिसीज पर्सन का जो अकाउंट वो हैंडल करेगा और उसी को देखते हुए एक नया अकाउंट भी बैंक ओपन करेगा, डिसीज पर्सन के नाम पे नहीं, बेसिकली एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे, लेकिन वो लिंक रहेगा डिसीज पर्सन के अकाउंट से। कैसे? नया एक ओपन जो हो रहा है अकाउंट, उसमें कैसे लिखा होगा देखो, एबीसी एग्जीक्यूटर, मतलब कोई एबीसी एग्जीक्यूटर है, ब्रैकेट में एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर टू द स्टेट ऑफ XYZ डिसीज्ड। यानी कि ये जो पर्सन एबीसी एग्जीक्यूटर है वो XYZ जो डिसीज्ड है यानी जिसकी डेथ हो गई है उसके अकाउंट का, मतलब ये एग्जीक्यूटर है, मतलब एक लिंक बनाया गया, मतलब अकाउंट जो ओपन होगा उसमें इस स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात?
अब नेक्स्ट केस, अगर मान लो कि एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर है, दो या दो से ज्यादा एग्जीक्यूटर है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटर हो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ 2 और मोर पर्सन जो अपॉइंट हुआ एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, दे शैल हैव ज्वाइंट इंटरेस्ट, उनका ज्वाइंट इंटरेस्ट होगा, यानी एक साथ वो मिलजुल करके काम करेंगे। और ये यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर है वो ड्रॉ भी कर सकता है चेक को, अकाउंट को भी, बट यहाँ पर ऑथोरिटी जो होगा, बट अ लेटर ऑफ ऑथोरिटी, ऊपर से जा रहा है क्या, ये समझ आ रहा है, क्लियर हो रही है ना सब चीजें? हाँ, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, ध्यान से देख सुनिए। जैसे मान लो कोई ए पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, तो कोई पर्सन ऐसा होता है जो अपना विल बना के जाता है, क्या बना के जाता है, विल, वसीयत जिसको कहते हैं, है ना, दादाजी नाना जी ये लोग वसीयत बनाते हैं, ठीक है, ताकि आगे चल के हमारे बच्चों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, तो एक विल बनता है। तो उस विल में कई बार एक ही एग्जीक्यूटर होता है, मतलब एक पर्सन का नाम दे दिया कि भाई यही मेरा जो प्रॉपर्टी है, इसी को ट्रांसफर हो रहा है, यही सबको संभालेगा, ठीक है। तो एक टेस्टेटर होता है जो वसीयत बनाता है, ठीक है, वसीयत बनाने वाला। अब वसीयत कौन बनाता है, जो मरने वाला पर्सन है, या तो वही बनाएगा या तो किसी एडवोकेट के थ्रू बनवाएगा, यही होगा ना। जो टेस्टेटर होगा वो वसीयत में नाम लिख के जाएगा कि भाई ये पर्सन संभालेगा, भैया ABCD जो पर्सन है वो मेरा जो है प्रॉपर्टी संभालेगा। तो जो ABCD पर्सन है वो पर्सन को हम कहेंगे एग्जीक्यूटर, जिसका नाम ऑलरेडी वसीयत में दिया हुआ है कि भाई यही पर्सन मेरे प्रॉपर्टी को संभालेगा, ठीक है। तो ये कौन होगा, एग्जीक्यूटर। ये कौन होगा, विनीत, क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी, स्टैंड अप, बताइए। जो वसीयत को बनाता है या बनवाता है, ठीक है, आई बात समझ में। टेस्टेटर, एग्जीक्यूटर वो होगा जिसका नाम मेंशन होगा बेसिकली आपके विल में कि दैट पर्सन इज गोइंग टू हैंडल द अकाउंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज पर्सन, या तो वो टेस्टेटर खुद ही अपना नाम लेके जाएगा कि मेरे मरने के बाद भाई फलना पर्सन जो है वो मेरे अकाउंट को संभाले, तो दैट इज एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटर की जगह पे। अब यहां सिचुएशन दो आ जाता है, या तो पर्टिकुलर जो जिसने विल बनवाया टेस्टेटर ने, या तो वो किसी का नाम मेंशन करे, या तो वो किसी का नाम मेंशन ही ना करे, यानी अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़ के चल दे। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जीक्यूटर तो कोई है नहीं, तो कई बार कोर्ट जो है वो हायर करता है किसको, आपके एग्जीक्यूटर को। लेकिन जब कोर्ट हायर करेगा तो एग्जीक्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर। या तो नाम मेंशन ना हो, या तो जिस एग्जीक्यूटर के नाम पे वसीयत गया वो खुद भी डेथ हो जाए, एग्जीक्यूटर की भी डेथ हो जाए, या तो एग्जीक्यूटर कहे कि भाई मुझे नहीं संभालना ये प्रॉपर्टी, रिफ्यूज कर दे एक्सेप्ट करने से। आई बात समझ में। तो रिफ्यूज वाले केस में, एग्जीक्यूटर के डेथ वाले केस में, या फिर नेम इज नॉट मेंशन, यानी कि एग्जीक्यूटर का किसी का भी नाम मेंशन ना हो, तो इन तीनों की सिचुएशन में कोर्ट जिसको हायर करेगा उसकी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, दे आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आई बात समझ में। अब एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर को बैंक ने क्या राइट्स दिया है, ठीक है। अब जो पर्सन किसी की भी डेथ हो जाएगी उसके अकाउंट का हर तरीके का पेमेंट स्टॉप हो जाएगा, वो चला नहीं सकता है उसके अकाउंट को, वो पेमेंट वेमेंट सब स्टॉप हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर को ये राइट मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब उसका प्रूफ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है एग्जीक्यूटर है, उसका प्रूफ जो है वो बैंक वेरीफाई कर लेगा, देख लेगा, तब। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, इसी को हम आगे लेते हुए चलेंगे और नेक्स्ट क्लास में कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, ठीक है, और कस्टमर अटॉर्नी को क्लियर करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास। बेटा किसी को भी कोई डाउट?